जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, एसएससी जीडी 2025 की एग्जाम के लिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए ऐसे पूरी सामान्य ज्ञान के 100 सवालों को साथियों मैंने उठाया है, जिन सवालों को अगर आप देख लेते हैं तो यह गारंटी हो जाती है कि एसएससी जीडी का एग्जाम आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि पूरा निचोड़ साथियों समाहित किया है आज के इस वीडियो में मैंने पूरी सामान्य ज्ञान का। तो साथियों, क्लास यहां पर अगर बात करें 100 सवाल होंगे पूरी सामान्य ज्ञान के, और बहुत तेजी के सिर्फ साथियों 20 से 25 मिनट में इन 100 सवालों को मैं आपको करवाऊंगा। बस इन सवालों को आपको देखते जाना है साथियों, आपके मनोमस्तिष्क में ये खुद ब खुद स्टोर होते रहेंगे। तो पहला सवाल है, देखिए, जो संसद है यह संसद का हिस्सा नहीं है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है। संसद राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, लोकसभा से मिलकर बनी है, राज्यसभा से मिलकर बनी है, लेकिन विधान परिषद से मिलकर नहीं बनी है। तो संसद के 3 एक तरीके से भाग हो सकते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साथियों कौन सा है मुझे बताइए। तो बरगद। आप लोग बचपन से आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों, बरगद है। अगला सवाल देखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य, देखिए स्वस्थ में सा आ रहा है और 7 अप्रैल ही इसका राइट आंसर हो जाए, यानी कि 7 से स्वस्थ और 7 से 7। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था, यानी कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था। तो मैं कहूंगा समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, कविराज कहा जाता था, जिनका भी आंसर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, एक संस्कृत का नाटक है जिसका नाम है नागानंद। इस नागानंद की रचना साथियों किसके द्वारा की गई थी मुझे बताइए। तो किसके द्वारा की गई थी, हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, जिनका भी आंसर यहां पर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि किसके शासनकाल में हैंसवांग भारत आया था मुझे बताइए। तो ये तो साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। क्या हैंसवांग एक साथियों चीन में रहता था, चीनी का यात्री था। तो ये साथियों जो ना हर्षवर्धन के शासनकाल में अपने भारत आया था। अगला सवाल देखिए, सखद, साखी, सबद, रमैनी, तो ये किस ग्रंथ के भाग हैं। अगर आपसे पूछा जाए साथियों किस ग्रंथ के भाग हैं, तो ये बीजक के भाग हैं। और ये किसका है साथियों, ये कबीर दास का है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। आपको पता होगा सती प्रथा क्या थी साथियों, पति मरता था तो पत्नी को भी साथियों उसके साथ क्या एक तरीके से जला दिया जाता। तो इस प्रथा को, ये बड़ी प्रथा खतरनाक थी, तो इस प्रथा का अंत किसने किया था साथियों, मैं कहूंगा इसको, इस प्रथा को बैट से मारा था, बैंटिंग, बैट से मारा था। ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सती प्रथा को बैट से मारा गया था, खत्म किया गया था, यानी कि बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत किया था। अगला सवाल है कि भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात किसने किया था मुझे बताइए। तो भारत में देखिए, अगर सिविल सर्विसेज आ जाए, सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, तो क्या साथियों यही तो कहलाए जाते हैं इसके जनक, सिविल सर्विसेज के। तो मैं कहूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना, इनको सिविल सर्विसेज का सूत्रपात इन्होंने ही किया था। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये पढ़े लिखे बहुत थे ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए इन्होंने सिविल सर्विसेज का सूत्रपात किया था। अगला सवाल है कि मंगल पांडे ने 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसकी पहली गोली चलाई थी। देखिए 1857 की जो एक तरीके से जो शुरुआत हुई थी वो कहां से होती है साथियों, वो मेरठ से होती है, ठीक है ना। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या 1857 के विद्रोह की पहली जो गोली चलाई गई थी, गोली साथियों बैरकपुर में चलाई थी। किसने चलाई थी, मंगल पांडे ने चलाई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है साथियों, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्या नए भारत का पैगंबर, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों आएगा, देख लीजिए इस सवाल को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी मुझे बताइए। देखिए, जब अगर बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे मुझे बताइए। अब देखिए, ब्रह्मा समाज कितना छोटा सा है, ब्रह्मा करके नाम, लेकिन इसका आंसर देखिए क्या, राजा राम मोहन राय। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रह्मा समाज के अगर संस्थापक आपसे पूछे तो राजा राम मोहन राय आपको बता देना है। हड़प नीति किसने लागू की थी मुझे बताइए। देखिए, अगर बात करते हैं हड़प नीति किसने लागू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ट्रेन वगैरह का काम किसके कार्यकाल में साथियों शुरू हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अमीर खुसरो, जिनको कव्वाली का पिता कहा जाता है, जिनको भारत का तोता कहा जाता है, ये किसके दरबार में कवि थे। देखिए, अमीर खुसरो एक कवि थे, क्या एक कवि थे, और किसके दरबार में ये कविता करते थे, तो मैं कहूंगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये कवि थे, और इनको कव्वाली का पिता कहा जाता है और भारत का तोता कहा जाता है। यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए,
उसके बाद देखिए दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना इमारत है, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए इसका जो कार्यकाल था ना, वो शुरू किसने करवाया था? वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का इसमें सहयोग रहा। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें कामकाज करवाया और इल्तुतमिश ने भी इसमें कामकाज करवाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया, ठीक है ना। उसके बाद इनका भी सहयोग रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई सहयोग नहीं था। तो यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? यह सवाल बहुत पूछा जाता है और आंसर इसका जाता है शेरशाह सूरी के साथ। तो निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो शेरशाह सूरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? यानी कि कालिंदी किस नदी को कहा जाता है? तो मैं कहूंगा यमुना नदी को क्या कहा जाता है? कालिंदी के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद देखिए संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? मुझे बताइए। देखिए संविधान की अगर बात करें तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अच्छा सवाल, ये एग्जाम में आपसे सवाल आएगा और डिक्टो सवाल आएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, क्या वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? यानी कि संसद के दोनों सदन क्या हैं? लोकसभा है और राज्यसभा है। तो क्या लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, ये तो सही है। राज्यसभा के सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? नहीं साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। गृह मंत्री करते हैं? साथियों नहीं, गृह मंत्री भी नहीं। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की? नहीं साथियों, ये भी नहीं है। तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, वही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ना, वो भारत का महान्यायवादी अपना पद धारण करता है। या आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? मुझे बताइए। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आयरन मैन इनको कहा जाता है, यानी कि लौह पुरुष इनको कहा जाता है। और अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद देखिए लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो यह भी आपसे बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये दो बातें आपको बताने। देखिए अगर लोक लेखा समिति में लोकसभा के साथियों 15 सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। तो 15-7 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? यही तो आपका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष साथियों कौन होता है? मुझे बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, यही तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि वित्त आयोग का गठन जो होता है वो कितने समय के लिए होता है? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 5 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, देखिए जो अंतरराज्यीय परिषद है ना, अंतरराज्यीय परिषद, इसका प्रतिष्ठापन किस समिति के द्वारा किया गया था? किस समिति की संस्तुति पर किया गया था? मुझे बताइए। देखिए साथियों मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, साथियों आपका एग्जाम निकल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एग्जाम निकल जाए। तो इस वीडियो को आप लोग साथियों लाइक भी कर दीजिए, और जिन लोगों ने इस वीडियो को देखकर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से बिल्कुल टच में रहिए, क्योंकि एग्जाम फतेह चैनल के द्वारा आपको एक ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो कंटेंट आप डायरेक्ट एग्जाम में देखें, यानी कि जहां से जिन क्लासेस से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं रियल एग्जाम में, उस क्लास को साथियों आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो लाइक का बटन दबा दीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी अगली वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा और बहुत मोटिवेट करके, क्योंकि इन क्वेश्चंस को साथियों तैयार करने में
जो क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड है ना कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इन क्वेश्चन को निकालने में बहुत मेहनत लगती है, इनको तैयार करवाया जाता है साथियों आपके लिए सिर्फ, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो अंतरराज्यीय परिषद है इसका प्रतिष्ठापन 1990 में हुआ था, लेकिन किस समिति की संस्तुति पर हुआ था, तो सरकारी आयोग की संस्तुति पर हुआ था। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितने क्षेत्रीय परिषद स्थापित किए गए थे, तो कितने किए गए थे साथियों, क्या आपका सही जवाब होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कितने किए गए थे, ठीक है ना, 5 किए गए थे। आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, 5 के साथ जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए 5 क्षेत्रीय परिषद को स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना साथियों कब की गई थी, तो कब की गई थी, 1993 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि क्या है मुझे बताइए, तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए अनवरत योजनाओं की अवधि क्या है, तो 78 से 80 है। 1978 से 80 यही साथियों योजना आयोग की यानी कि अनवरत योजनाओं की अवधि थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है, तो कौन कौन शामिल है अगर बात करें या अगर आपसे पूछा जाए, तो यहां पर अगर बात करें देखिए गरीबी में कमी, ये तो शामिल है, गरीबी में कमी होना चाहिए, रोजगार के अवसरों का विस्तार होना चाहिए, ये भी शामिल है, पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण या लैंगिक असमानता में कमी। देखिए लैंगिक असमानता में कमी ये भी है, लेकिन पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण करना ये शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो ये तो साथियों 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया मुझे बताइए, तो भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया था, 1987 में भारत सरकार के द्वारा ट्राइफेड बनाया गया था। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों देखिए आपको एसएससी जीडी का एग्जाम पास करना है, एसएससी जीडी का एग्जाम पास करना है, बिल्कुल पास करना है 2025 वाला। इसमें एक सीट आपको हर हालत में लेना है, इसलिए मैं साथियों आपके लिए क्या करवा रहा हूं, देखिए काम अभी बस शुरू होने वाला है। देखिए 2024 के जो फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का हुआ था ना, उसमें बहुत सारे एग्जाम हुए थे, लगभग 20 फरवरी के आसपास आपका एग्जाम शुरू हुआ था और लगभग वही 15-16 दिन तक आपका एग्जाम चला था। तो इन 15-16 दिन में जितनी भी शिफ्ट हुई साथियों, सभी शिफ्ट, इस शिफ्ट की अगर बात करें इसमें रीजनिंग भी थी, इसमें हिंदी थी, इसमें जीएस थी, इसमें मैथ थी, पूरा सॉल्यूशन मैं तैयार करवाऊंगा, यानी कि पूरा सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन शिफ्ट वाइज, यानी कि जितनी भी शिफ्ट होंगी उनका सॉल्यूशन। और उसके अलावा साथियों मैं क्या करूंगा, 2023 वाला पेपर था आपका एसएससी जीडी का, इसकी भी साथियों सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन, मतलब पूरा एक बहुत अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ में बनवाने वाला हूं। और मेरा मानना है कि अगर इस पूरी पीडीएफ को आप लगा लेते, इसका रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट लगा लेते, हिंदी का हर सवाल लगा लेते, जीएस का हर सवाल लगा लेते, मैथ का हर कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, तो मेरा मानना है कि यहां से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। क्योंकि जो भी एग्जामिनर होते हैं ना, वो क्वेश्चन कहां से लेते हैं भाई, जो उन्होंने तैयार कर रखे हैं एसएससी जीडी में पिछली बार, उनको उठा के डिक्टो सातु ले लेते, कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, नंबरिंग वगैरह का चेंज कर देते हैं। बाकी क्योंकि यही क्वेश्चन की तादाद बहुत हो गई, तो अब नए क्वेश्चन बनाना उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर वो बनाना भी चाहे ना, तो वो पुराना क्वेश्चन उनसे बन जाएगा। तो ये पीडीएफ अगर आप ले लेते हैं, तो मेरा मानना है कि तकरीबन 80% पेपर आपका यहां से फंसेगा। कितना परसेंट, 80% आपका पेपर जो है ना वो पेपर फंसेगा। तो साथियों इस पीडीएफ पर काम चल रहा है, आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, इस एग्जाम फतेह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे वो पीडीएफ तैयार हो जाएगी वैसे किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के बीच में, कि भैया हाँ वो पीडीएफ तैयार हो गई है, आप जाकर वहां पर ले लीजिए, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, कुछ दिन और इंतजार कीजिए, आपकी वो पीडीएफ साथियों आपके पास हो जाएगी। अगर उस पीडीएफ को लगा लिया तो मेरा मानना है कि उससे बाहर आपका पेपर किसी भी हालत में नहीं जा सकता। अब इस सवाल की अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें साथियों क्या लिखा हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को निवेश योजना मॉडल आयोग का मॉडल कहा जाता है। उसके बाद देखिए 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था, तो अगर बात करते हैं यहां पर एकवर्त समिति का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, एकवर्त समिति ने 1924 में इसकी सिफारिश ने, एकवर्त समिति की सिफारिश ने ही रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस वस्तु या सेवा कर को
यानी कि किसी वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए, ऑटोमोबाइल पर होता है, सैलून की सेवाओं पर होता है, रेस्टोरेंट सेवाओं पर होता है, लेकिन शराब पर नहीं होता। अब नहीं होता है तो ये आपका राइट आंसर है। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो पहली बार की अगर बात करें 1994 में लागू किया गया था पहली बार सेवा कर भारत में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि प्रत्यक्ष कर साथियों इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो प्रत्यक्ष कर की अगर बात करें, जो आपका इनकम टैक्स है यानी कि आयकर है, ये आपका कैसा कर है? ये आपका प्रत्यक्ष कर है और ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में जो सीमांत जोत का आकार होता है वो कितना होता है, मुझे बताइए। देखिए, अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो उसका आकार क्या होगा? सीमांत जोत का आकार होगा। तो इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी ये साथियों कहां पर स्थित है? अगर एग्जाम में सवाल आए तो हैदराबाद आपको बताना है, क्योंकि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ साथियों कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। कब किया गया था भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ? 1985 में किया गया था। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ की फसल कहा जाता है, जो मानसून के प्रारंभ में बोई जाती है। उसके बाद देखिए, वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी है। तो इनमें से साथियों कौन सी केंद्रीय एजेंसी है? नेफेड। इसका नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम सवाल में पूछा जाता है, मतलब सवाल जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो अगर बात करें आर्थिक मामलों की कैबिनेट करती है, मैं कहूंगा बिल्कुल पहला वाला पढ़ा, पहला ही वाला आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो कौन सी योजना दर्शाती है? आप लोग ध्यान रखेंगे, PMFBY दर्शाती। क्या? PMFBY दर्शाती है। उसके बाद देखिए, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति को एक तरीके से क्या है, मुझे बताइए। तो अगर देखिए, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति जो होती है ना वो 0 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है साथियों? 0 हर्ट्ज होती है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसे ही सवाल आता है हर बार, और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रभाव को मापा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। उसको साथियों एमीटर कहा जाता है। क्या? उसको एमीटर कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो ठोस चालक में धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, बताइए। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच बंद होने के बाद होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्विच खुला होने पर या स्विच खुला होने के बाद ना कर देना, स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस अधातु में विद्युत प्रभावित होती है, बताइए। तो किस अधातु में साथियों विद्युत प्रभावित होती है? तो ग्रेफाइट इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ग्रेफाइट में विद्युत प्रभावित होती है, यह आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मैं कहूंगा आप लोग भी ध्यान रखेंगे, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो इनमें से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? मैं कहूंगा साथियों चांदी है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। किसे हमें आहार में सम्मिलित करना चाहिए? तो विटामिन ए को साथियों हमें सम्मिलित करना चाहिए, अगर हमें अपनी आंखों को एक तरीके से ठीक रखना है, नजर वगैरह में सब कुछ ठीक रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए, टमाटर में कौन सा विटामिन होता है, मुझे बताइए। तो टमाटर की अगर बात करें, टमाटर में होता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन होता है टमाटर में? विटामिन सी होता है। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है, मुझे बताइए। क्या आपका सही जवाब होगा? तो अगर बात करते हैं साथियों पोटेशियम, तो पोटेशियम ही आपका प्राथमिक पोषक तत्व होता है। अगला सवाल देखिए, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां पर है, बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आपसे पूछा जाए तो केन्या देश आपको बता देना है। कौन सा देश? केन्या देश आपको बता देना है। क्यों? क्योंकि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां पर है साथियों? ये आपका केन्या में है भाई। जिनका भी आंसर यहां पर बी है, मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए,
उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस ये किस राज्य में है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो गोवा आपको बता देना है। क्या आपको बता देना है साथियों? गोवा आपको बता देना है कि जो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस है ना, ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, यानी कि कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो मेगा डाइवर्स के रूप में तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी, तो 2008 में तो प्रकाशित हुई थी। क्या भारत की जलवायु परिवर्तन पर जो प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी वो 2008 में प्रकाशित हुई थी। इको मार्क प्रतीक आपने देखा होगा, तो इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है? निर्यात वस्तुओं से, आयात वस्तुओं से नहीं, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुएं हैं उन पर इको मार्क प्रतीक होता है। प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से, क्या साथियों रोहिल्दी के नाम से किसे जाना जाता था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे हरिश्चंद्र जी को ही रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैकड़ों बार यह सवाल पूछा जा चुका है। धर्मपाल आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो कहां पर किया था? कश्मीर पर किया था। दिद्दा नाम की रानी थी, इन्होंने 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो साथियों ये सिसोदिया वंश की राजधानी थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी तो आपको सिसोदिया वंश बता देना है। उसके बाद देखिए साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे, मुझे बताइए। तो ये किस वंश से जुड़े हुए थे? ये परमार वंश से जुड़े हुए थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए कि महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित जो बनाया गया जंतर मंतर ये क्या है? तो जंतर मंतर साथियों क्या है? ये एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है साथियों? ये एक खगोलीय वेधशाला है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अरबों ने किसके नेतृत्व में? मैं कहूंगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अगला सवाल है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो अरबों ने साथियों 712 ईस्वी में, कब? अरबों ने 712 ईस्वी में साथियों सिंध पर विजय प्राप्त की, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो जब अरब आक्रमण हुआ साथियों तो सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो कुल इसने 17 बार आक्रमण किए थे। किसने? महमूद गजनवी ने। किस पर? भारत पर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो किसने बनवाया था साथियों? परमार राजा भोज ने बनवाया था। क्या चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया? तो वर्तमान भोपाल शहर जो बसाया है साथियों वो मिहिर भोज ने बसाया। किसने बसाया है? मिहिर भोज ने बसाया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों तकरीबन 75 प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं और आपको इस क्लास में साथियों 100 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो सभी लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस बार ठान लिया है साथियों कि एसएससी जीडी में एक सीट आपको दिलवा कर रहूंगा। तो ऐसा आपको पढ़ा दूंगा, उस मुकाम तक आपको पहुंचा दूंगा कि जिस मुकाम पर जाने से ही साथियों सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए तो आपको धैर्य के साथ साथियों क्लास को देखते जाना और जो कुछ मैं आपको पढ़ाता जाऊं आपको बहुत अच्छे से, लेकिन ध्यान आपका क्लास में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं ध्यान आपका कहीं और हो, ठीक है ना। चलिए
अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था, तो कैलाश मंदिर का निर्माण साथियों राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो चंदेल राजपूत के द्वारा ही खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था, जिनका आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है मुझे बताइए, तो खजुराहो मंदिर साथियों मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, मैं कहूंगा साथियों कि राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए, रॉलेट सत्याग्रह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार ये रॉलेट एक्ट गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है। देखिए उन्हीं टॉपिक से सवाल उठाए हैं जो टॉपिक एग्जामिनर के फेवरेट हैं, यानी कि एग्जामिनर जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रखता है। तो जनरल डायर की अगर बात करें, जलियांवाला बाग हादसे से जनरल डायर संबंधित है। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो साथियों किसने किया था, स्वामी विद्या जी ने किया था। क्या स्वामी विद्यानंद जी ने ही असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार कृषकों का नेतृत्व किया था। सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि जवाब मैंने आपको यहां पर बतला दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि असहयोग आंदोलन के जबकि उसकी परीक्षा के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, केवल 20 दिन ही बचे थे। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, थोड़ा सा क्रम गलत है लेकिन मैं आपको सही बता दे रहा हूं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो साथियों परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे और कॉलेज किसने छोड़ा था, असहयोग आंदोलन एक तरीके से इसके दौरान तो जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। क्या असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था जबकि उनके एग्जाम में केवल 20 दिन ही बाकी थे। उसके बाद देखिए काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो किसको साथियों फांसी की सजा दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस के से संबंधित नहीं था। देखिए कौन कौन संबंधित थे, क्या काकोरी ट्रेन एक तरीके से अगर बात करते हैं काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित नहीं था, तो अगर बात करें देखिए राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे, राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित थे, अशफाक उल्लाह खां संबंधित थे, लेकिन सूरसेन संबंधित नहीं थे। ये सवाल आपसे कई बार सैकड़ों बार साथियों पूछा जा चुका है, कौन संबंधित नहीं, तो सूरसेन एक आंसर होगा, उसको आपको लगा देना है, ठीक है ना। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से कहां पर है, तो ये कहां पर है साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रयागराज में। क्या प्रयागराज में है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहां पर है, प्रयागराज में है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो कहां पर साथियों उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। यानी कि राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मैं कहूंगा कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। क्या अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप साथियों कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों अमेरिका, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि अमेरिका देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था, मुझे बताइए। तो किस देश की बात चल रही है, क्या आपका सही जवाब होगा अमेरिका, आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली उद्भव हुई थी, तो मैं कहूंगा अमेरिका में हुई थी। अगला सवाल है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था, तो मैं कहूंगा ब्रिटेन में हुआ था। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ये बात साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि आपको भी पता है संविधान में अलग अलग चीजें अलग अलग देशों से उधार ली गई हैं, अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो कहा था इन्होंने ही भीमराव अंबेडकर ने कि संविधान के मौलिक विचारों में संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये किसका कथन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अधिकार संसद को प्राप्त है। किसे
ये अधिकार प्राप्त है? ये अधिकार साथियों संसद को प्राप्त है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अगर बात करें साथियों किस अनुच्छेद में कहा गया है, 79 में कहा गया, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। चलिए अगला सवाल है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि संसद को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति ये काम कर सकते हैं। इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है साथियों? साधारण विधेयक के संबंध में होती है। यह भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। संसद में कितने सत्र होते हैं? तो संसद में साथियों देखिए बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? मुझे बताइए। तो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। सही जवाब जिनका भी जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, या लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा? तो मैं कहूंगा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको साथियों दे सकता है? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। उसके बाद देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को अगर हटाना हो तो क्या लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा जो पारित प्रस्ताव होता है उसके जरिए से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, इसी के जरिए से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, मुझे बताइए कि प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करें पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है? मैं कहूंगा नहीं। पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को साथियों नहीं, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये एसएससी जीडी के लिए आपने 100 अति महत्वपूर्ण सवाल देखे। मेरा मानना है कि एग्जाम फतेह के द्वारा जो भी आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर की क्लासेस दी जाती रहेगी वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी, वो आपके लिए बेस्ट होगी और सबसे खास होगी। तो आप लोग साथियों क्या करेंगे, इस चैनल पर अगर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। उसके अलावा आपके एग्जाम को फतेह करने के लिए एसएससी जीडी प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एसएससी जीडी करके लिखा होगा और एक प्लेलिस्ट होगी। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको कई सारी क्लासेस दिख जाएंगी पूरे मॉडल पेपर की, जैसे कि उसमें एक क्लास में हिंदी के 20 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, ऐसे साथियों जितने भी मॉडल पेपर हैं एक एक करके उन सभी मॉडल पेपर को लगा लीजिएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से फतेह हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ अगर शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको साथियों ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ साथियों भेज दी जाएगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।